अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मतलब सफलता सबसे अच्छा बदला है। आज मैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के जीवन के एक ऐसे पड़ाव के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने अपनी सफलता से अपने अपमान का बदला लिया था। दोस्तों, उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के पोते हैं। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद रतन टाटा के देखरेख में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने टाटा चाय, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर पर पहुंचाया। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा का बिजनेस 100 देशों में फैला हुआ है और उनकी कंपनी में करीब 6.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की यह है कि वो अपने फायदे का 66% चैरिटी में दान कर देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा जान गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जिसमें रतन टाटा ने अपने अपमान का करारा जवाब अपने सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ग्रुप ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को मार्केट में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को अपने दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ रहा था। वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके पार्टनर्स की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत बदसलूकी सा व्यवहार किया और बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात अपने पार्टनर्स के साथ उस डील को छोड़कर वापस चले आए। बिल फोर्ड की उन बातों को रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। वह उनके दिमाग में बार बार आ जा रही थी। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी किसी को भी ना बेचने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और देखते ही देखते टाटा के कार की बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आने लगा, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने की कगार पर थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर के खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने के लिए कहा। चूंकि बिल फोर्ड पहले से ही जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे, उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। मीटिंग में यह तय हुआ कि जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड 9300 करोड़ में टाटा समूह के अधीन होगा।
इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में ही करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जिंदगी में उतार चढ़ाव का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान भारतीय उद्योजक, पद्म भूषण पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बायोग्राफीज और बुक समरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देख सको। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, उसमें एक पारसी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन केनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके कारण रतन टाटा को उनकी ग्रैंडमदर ने संभाला। आर्किटेक्ट होने की मनीषा से वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। रतन टाटा शर्मीले किस्म के थे और समाज की झूठी चमक में विश्वास नहीं रखते थे। अपने टाटा नाम को भूलकर खुद के दम पर शिक्षा लेने की जिद से रतन टाटा ने अमेरिका में अपना एजुकेशन खत्म होने तक होटल में बर्तन मांजने से कारकुन तक कई छोटे मोटे काम किए। 1959 में उन्हें बैचलर इन आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल हुई। 1961 से उन्होंने अपना करियर टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरू किया। टाटा के परंपरा के अनुसार 1970 तक वो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। 1970 को उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली और घाटे में चलने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन देश में लागू हुई इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा के जीवन में आया पहला सबसे बड़ा फेलियर था। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। 1977 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मिल इस कंपनी की बागडोर सौंपी गई, जो कि बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ी करने के लिए मैनेजमेंट से कंपनी में 50 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जल्द ही ये कंपनी भी बंद हो गई। रतन टाटा के जीवन में एक दूसरा बड़ा फेलियर था, लेकिन इससे रतन टाटा ने बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में JRD टाटा के द्वारा रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और तेजी से बढ़ने लगा। टाटा पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर आम इंडियन का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से इंडिया में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया और जिसका नतीजा टाटा इंडिका की सेल पर हुआ।
टाटा इंडिका को मार्केट से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और 1 साल के अंदर अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों और इन्वेस्टर्स द्वारा रतन टाटा को इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। चूंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उससे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा और साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार रूखा था। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनानी आती नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले? एक कंपनी खरीदकर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी और रातों रात अपने पार्टनर के साथ डील छोड़कर वापस चले आए। पूरे रास्ते वे मीटिंग में हुई उस बात के बारे में सोचकर अपमानित सा महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपने सक्सेस से बिल फोर्ड को जवाब देना था। वापस जाकर रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च करी और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वही दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी और 2008 के आते आते दिवालिया होने के कगार पर पहुंची। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर के खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीदा। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पिछली मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जगुआर और लैंड रोवर की तरह रतन टाटा ने कई सारी कंपनीज को खरीदा। सन 2000 में टाटा ने कनाडा की टी बैग्स इन्वेंटर कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बन गई। किसी भी इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करने वाली ये सबसे बड़ी डील रही। 2004 में साउथ कोरिया की डेवू कमर्शियल व्हीकल को रतन टाटा ने खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा डेवू कमर्शियल व्हीकल रखा गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जो कि एक स्टील कंपनी थी, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील यूरोप रखा गया। 2008 में स्कूटर पे घूमने वाले मिडिल क्लास लोगों का खुद का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो कार बनाई। शुरू में इस कार को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में एक चीप कार ऐसी इसकी इमेज बनी जिससे टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। इंटरनेट की पावर को जानते हुए रतन टाटा ने कई सारी ऑनलाइन पोर्टल्स में निवेश किया, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, जिवामे, कैशकरो.com, फर्स्ट क्राई, लेंसकार्ट, कारदेखो.com, क्याजुंगा, ब्लू स्टोन, अर्बन लैडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। बाद में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया, जिसके कारण उन पर तानाशाह होने का आरोप लगा, जो कि गलत था। इस टॉपिक के ऊपर हम दूसरी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे। उन्हें किताबों और जानवरों से ज्यादा लगाव है और वो उनके 2 कुत्तों के साथ कुलाबा के एक फ्लैट में रहते हैं। टाटा ग्रुप की परंपरा की तरह रतन टाटा ने नीति और मूल्यों को पालते हुए अपने 21 साल के करियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना से बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनीज है जो 150 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है और जिसमें 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा देश को डोनेट करती है। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है,
उससे रतन टाटा को नवाजा गया। दोस्तों, ये थी रतन टाटा की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और मोटिवेशनल वीडियोस, बायोग्राफीज और बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 15 things you didn't know about Ratan Tata. Welcome to alux.com, the place where future billionaires come to get inspired. Hello Aluxers, and welcome to another exciting original video presented by alux.com. Today we're talking about Ratan Tata, one of India's top businessmen, investors, and philanthropists. Ratan Tata was born December 28, 1937 in Surat, in what was formerly British India. After studying at Cornell University and the Harvard Business School, he returned to India to join the family business, a multi-billion-dollar conglomerate holding company named Tata Group. In 1991, he became the chairman of the Tata Group and its holding company named Tata Sons. The company's profits and global reach soared during this time of leadership, with many profitable acquisitions including Jaguar, Land Rover, Chorus, and Tetley Tea. The Tata Group is now India's largest conglomerate with 30 publicly listed companies, with a combined market valuation of about $130 billion. Rata himself has a net worth of around $830 million, but this valuation would be in the tens of billions of dollars if he wasn't so dedicated to his philanthropic endeavors. Ratan retired in 2012 at the age of 75, but briefly returned as the chairman of Tata Sons from October 2016 to February 2017. He is now focused primarily on his charitable interests. If you're new here, welcome. Be sure to subscribe and follow us on Instagram at Alux. Ratan Tata is notoriously private, but we think he deserves a closer look because of the incredible difference he has made in India and other areas of the world, as well as his personal success in running one of the most profitable conglomerates of our time. So, let's take a closer look at the 15 things you didn't know about Ratan Tata. Number 1. He turned down a job at IBM to join the family business working on the shop floor of Tata Steel. In 1961, Tata was offered a job at IBM, but instead decided to start his career on the shop floor of the family business, Tata Steel. Even though he carried the family name, he had to earn his spot in the company by shoveling limestone and handling the blast furnace. Number 2. He planned on becoming an architect. Ratan received a degree in architecture with an emphasis on structural engineering from Cornell University in New York in 1962. He was a practicing architect for less than 2 years total, when he somewhat reluctantly decided it would be best to focus on the family business. Number 3. He was the first Indian civilian to fly an F-16 Falcon. Ratan is a trained pilot, and he has been known to fly the various aircraft owned of the Tata Group. But at the Aero India show in 2007, he had a completely new flying experience at the age of 69. He became the first Indian civilian to pilot an F-16 Falcon, a $14.6 million U.S. combat aircraft that is also used in the Air Force of 25 different countries. The plane is capable of flying at Mach 2 at 1,500 miles per hour and can reach altitudes in excess of 50,000 feet. Ratan flew in the aircraft March 1st and reached an altitude of 18,000 feet during his 40-minute flight time. Number 4. He conceptualized the Tata Nano car. The Tata Nano car, which was introduced as the most affordable production car in the world, was Ratan's idea. He wanted to come up with a low-cost car that would attract the many Indians who relied on motorcycles for transportation. When it was first available in 2005, customers could purchase the Nano for just $2,200 US, but the price has now almost doubled. The original Nano is not street legal in the US and cannot be legally sold as an import in the United States until 2034, according to Customs and Border Protection regulations. The car drastically undersold according to the Tata Group's high expectations. Ratan says the car had great potential in the developing world, but early opportunities were wasted due to various problems. Number 5. Profit of the Tata Group grew over 50 times in his 21 years of leadership.
When J.R.D. Tata stepped down as chairman of the Tata Group in 1991 and named Ratan as his successor, Ratan got to work streamlining operations, bringing in new talent, acquiring additional brands, and changing the group from an India-based business to a global entity. In his 21 years of leadership, revenues grew over 40 times, and profit increased over 50 times. Revenue for the company in 1991 was around $5.7 billion, and by 2016, the revenue was more like $103 billion. Number 6. He loves the color red. This might seem like a small detail, but the businessman is so private that it's rare to get any insight into his personal life. Ratan loves the color red so much that he once went to an art dealer and told him that he would buy every painting that had the color red in it. Number 7. He has been given numerous honorary doctorates from higher learning institutions around the world. He has received honorary doctorates from a number of higher learning institutions, including the University of Amsterdam, Carnegie Mellon University, the University of New South Wales, Singapore Management University, University of Cambridge, the Indian Institute of Technology, the Asian Institute of Technology, and Ohio State University. Number 8. There's a building named for him at the Harvard Business School. In 2010, Tata rallied companies and a few charities to join together to donate $50 million to Ratan's alma mater, Harvard Business School, for the construction of an executive center. After construction, the building was named Tata Hall in honor of the Indian businessman. The building is located in the northeast corner of the campus, and it is the center of Harvard's executive education program. Number 9. He owns and flies a Dassault Falcon 2000 private jet. As we mentioned earlier, Ratan is a pilot and a multi-millionaire, so it's no surprise that he owns and flies his own private jet, a $22 million Dassault Falcon 2000 luxury business jet. Number 10. His favorite car is his $512,000 Ferrari California. Tata has an extensive collection of luxury cars, but the one he drives most often is his red Ferrari California convertible. He bought one of the first models that was available in India back in 2010. The car was the first Ferrari to feature a folding metal roof and a V8 front engine that offers 460 horsepower. Other cars in Tata's collection include the Cadillac XLR, Maserati Quattroporte, Jaguar XFR, Mercedes-Benz 500 SL, Mercedes-Benz S-Class, and Land Rover Freelander. If you want to learn more about his favorite cars company, click in the upper right corner to watch our video of 15 things you didn't know about Ferrari. Number 11. A philanthropic trust owns 66% of Tata Sons. The philanthropic trust Tata Trust owns 66% equity of Tata Sons, the holding company of the Tata Group. Tata headed the trust almost the entire time he was the chairman of Tata Sons, and during this time the trust contributed over $800 million towards charitable causes to improve the lives of Indians. Its primary current focus is bringing clean water to areas of India where it's needed most. They have already brought water to more than 4 million people, and they have plans to expand their water initiatives to 12,000 villages by 2020. Number 12. He is the first Indian since India became a republic to be awarded an honorary knighthood. Tata became an honorary knight when he received the Knight Grand Cross of the Order of the British Empire in 2014. He is the first Indian to receive the honor since India became an independent republic. The GBE, one of the UK's highest civilian honors, was given to Ratan in recognition of his positive impact on UK-India relations, his investments in the UK, and his philanthropic work. Number 13. California is one of his favorite places. In a 2014 interview, Ratan said that California holds a special place in his memories from his time living in the States. He enjoyed the highly technical environment in California and was also fascinated by the easy, warm, and casual lifestyle most Californians embraced. In 2016, he partnered up with the University of California to start a venture capital fund to invest in startup businesses. Number 14. He came close to marriage 4 times but backed out each time. When asked about his love life, Tata said that he had come close to marriage 4 times but had backed out of each relationship each time out of fear.
The closest he ever came to being married was in the relationship he had with a mystery woman while he was working in the US. When he left to return to India in 1962, she was supposed to follow him and they were to be married. However, the Indo-Chinese conflict prevented her from traveling to India, and she ended up marrying someone else. Number 15. He bought a $26.5 million retirement home. When Ratan retired, before returning as interim head of the Tata Group, he purchased a new 3-story home in his old neighborhood of Kolaba in South Mumbai for $26.5 million. Construction was completed in late 2011, and Ratan moved in 2012. His seafront home has 7 bedrooms, an infinity pool, a large sun deck, a personal gym, a high-tech media room, a 10-car garage, and additional quarters if he should choose to have live-in help. Now that you've learned more about Ratan Tata, we want to know, do you think he compares with the other top businessmen in the world? Let us know what you think in the comments. And thanks for sticking around. Here's a bonus fact just for you. Since his retirement, Tata has reportedly invested in more than 30 companies, including Chinese smartphone startup Xiaomi, an online pet care portal called DogSpot, a leading Indian commerce website called Snapdeal, and Teabox, an online store that sells premium Indian tea. Thank you for spending some time with us, Aluxer. Make sure to subscribe so you never miss a video. If you want more, we handpicked these videos you might enjoy, or head over to alux.com for the best in fine living content on the planet. Be a part of the largest community of luxury enthusiasts in the world and tell your story.